अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः पौष शुद्ध षष्ठी दिनांक 16 जानेवारी 2024। चरक प्रमेय चिकित्सा। शङ्खं चक्रं जलतान्दहतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिल गदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। दृष्ट्वानुबंधं पवनात् कफस्य पित्तस्य वा स्नेह विधिर्विकल्पः। तो पवन से, हाँ, दूधालय काले कफ या पित्त का अनुबंध देखकर स्नेह विधिर्विकल्प है। स्नेह विधि में विकल्प करना है। तैलं कफे स्यात् स्वकषाय सिद्धम। तो स्वकषाय सिद्ध इस प्रकार का तेल कफ के लिए, और पित्ते घृतम पित्तहर कषाय है, और पित्तहर कषाय उनसे सिद्ध घृत पित्त के लिए, पित्त का अगर अनुबंध हो। त्रिकंटकाश्मंतक सोमवल्कैः बल्लातकैः साति विषैः सलोध्रैः वचा पटोलार्जुननिम्बमुस्तैः हरिद्रया पद्मकदीप्यकैश्च मञ्जिष्ठया चागुरुचन्दनैश्च सर्वैः समस्तैः कफत्वातजेषु मेहेषु तैलं विपचेत् घृतं तु पैत्तेषु मिश्रं त्रिषु लक्षणेषु। तो ये त्रिकंटकादि करके आया है। भल्लातक भी है। ये मेरे ख्याल में उपलब्ध है, इस नाम से है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन भल्लातक है उसमें। इन सभी से कफवातज महेशु तैलम विपचित, इस प्रकार के तैल का पाक करें। शायद धान्वंतर घृत नाम से है, इसको याद है। घृतंतु पैत्येषु धान्वंतर घृत, हाँ। और मिश्रम त्रिषु लक्षणेषु, तीनों लक्षण साथ में है तो मिश्र घृत और तैल इस प्रकार का पाचन करे। तो केवल तेल और घृत, इसके आधार पर वात और पित्त के बारे में सोचना है। और वैसे धान्वंतर घृत है, लेकिन उसमें पल्ला भल्ला तक है। फिर भी अगर हमें पित्त का या कफ का अनुबंध है तो इसका जरूर प्रयोग कर सकते हैं। फलत्रिकम दारुनिशाम विशालाम बुस्तांच निह्वात्य निशाम सकलकाम पिबेत कषायम बदसम प्रयुक्तम सर्वम परमेषु समुद्रतेषु। तो सभी प्रकार के प्रमेह में जो
काफी बढ़े हुए इस प्रकार के हैं, तो ये फलत्रिक, त्रिफला, दारुनिशा, ये दोनों प्रकार के रजनी इस प्रकार की होगी। ठीक है। क्या है? विशाला मुस्ता, और इसमें निशा सकल काम, कषाय है ये। तो निशा का कलक डालना है फिर भी उसमें, और ठंडा होने पर मध मिला के सर्व प्रमेहेश समुद्यतेषु। ये थोड़ा विरेचन करने वाला होगा। विशाला, त्रिफल, त्रिफला दोनों है इस प्रकार से, मुस्ता है साथ में। तो ये समुद्धतेषु सर्वेषु प्रमेहेषु इस प्रकार से बताया गया है। लोध्रम शटिम पुष्कर मूल मेलाम मूर्वाम विडंगम त्रिफलाम यमानिम चव्यम प्रियंगुम क्रमुकम विशालाम किरात तिक्तं कटुरोहिणी च भांगी नतम चित्रकपिप्पलीनां मूलम सकुष्ठाति विषम सपाठम कलिंगकांत केशरमिंद्र सांभाम नखम सपत्रम मरिचम प्लवंच द्रोणेम्बसकर्ष समानि पक्त्वा पूते चतुर्भाग जलावशेषे रसेर्धभागं मधुना प्रदाय पक्षम निधेयो घृतभाजनस्थः मध्वासवोऽयं कफपित्तमेहान् क्षिप्रं निहन्याद् विपुल प्रयोगात्। विपुल, ये मात्रा बहुत ज्यादा है। तो करीबन 80 ml हो जाएगा द्विपल प्रयोग इस प्रकार के। पांडवामयार्षाम से अरुचिम ग्रहण्या दोषं किलासम विविधं च कुष्ठम। मध्वासव मिलता है नहीं मालूम। मूलम सकुष्ठाति विषम सपाठम कलिंगाम केशम इंद्र साहवाम केशरम इंद्र साहवाम नखम सपत्रम मरीचम प्लवंच। इसमें सुगंधी द्रव्य काफी है। और चतुर्भाग शेष रहने पर जितना मध रस है उतना आधा मध डाल के गुरुत्वाकर्षण में एक पक्ष के लिए रखना है। पाण्वाम्यार्षांसि अरुचिम ग्रहण्या दोषम किलासम विविधं च कुष्ठम। तो किलास और विविध कुष्ठ इन सभी में भी छेदी मध्वा सबस तीक्ष्णो इस प्रकार का। 5वें अध्याय में मध्वासव के बारे में बात कही गई है, लेकिन वो केवल मधु से बना सब इस प्रकार की बात हो सकती है। यहाँ पे इंद्र साहवा इंद्र वारुणी। हम्म, मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये हाँ, कलिंग इस प्रकार के होंगे। क्वाथसेवाष्टफलं च दन्त्या भल्लातकानां च चतुष्फलं स स्थितोपलात्वष्टफला विशेषः क्षौद्रं च तावत् पृथगासतौ असवोक्तौ। तो इसमें अष्टफल दंती, भल्लातक, चतुष्फल, स्थितोपला, अष्टफला और क्षौद्र, ये दोनों अलग अलग इस प्रकार के आसव है। तो इसमें भल्लातक डाला गया है और दंती है, तो इसकी भी मात्रा 2 पल 80 ml इतनी हो जाएगी, तो ये भी काफी बड़ी मात्रा है। काळे मनुके रोज खाल्ल्याने पोट सापडते म्हणून ते खाल्ले असता 4-5 एखाद दिवस लूज मोशन होणे स्वास्थ्य की पचन मंद काम करना। अगर
लूज मोशन होने के बाद थकान नहीं आती है तो पित्त बाहर निकलना है, इतना ही समझना है। अगर थकान आती है तो थोड़ा उसका परिणाम हो रहा है काली मनुका का, ऐसा सोचना है। सारोदकम वाथ कुशोदकम वा मधुदकम वा त्रिफलारसम वा सीधुम पिबेद वा निगदम प्रमेहि मार्द्वीकम अग्र्यम चिरसंस्थितम वा। तो सारोदक कुशोदक मधुदक त्रिफलारस सीधु निगदम सीधुम, इस प्रकार का निगद का क्या अर्थ करना है? ध्यान किया है, जो अच्छा हो इस प्रकार के। मांसानि शूल्यानि मृगद्विजानां खादे देवानां विविधांश्च भक्ष्यान्। तो शूल्य मांस बारबे मृग और द्विज पशु पक्षियों का खादे देवानां विविधांश्च भक्ष्यान्, और यव के विविध भक्ष्य सेवन करे। संशोधन अरिष्ट कषाय ले ही संतर्पणोत्थान चमयत प्रमेय। संशोधन अरिष्ट कषाय और लेह, इनके जरिए संतर्पणोत्थ जो प्रमेय है उनको ये काली मनुका खाने से अगर पतले दस्त होते हैं और उससे थकान नहीं आती तो समझ लेना है कि पित्त बाहर निकलने का रहा है, तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन उससे अगर थकान आती है तो थोड़ा कम करने के बारे में सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। वृष्टान्यवान भक्षयत प्रयोगान शुष्कांश सक्तुम न भवन्ति मेहाः। वृष्टयव और शुष्क सक्तु, ऐसे खाने से मेह नहीं होता है। श्वित्रंच कृच्छ्रं कवचंच कुष्ठम तथैव मुद्गाम अलक प्रयोगाम। श्वित्र मूत्र कृच्छ्र कफच कुष्ठ और उसी प्रकार से मुद्गाम अलक प्रयोग, ये है। तो मुद्गा और आमलक इसका सातत्य से सेवन करने से भी ये होता है। संतर्पणोत्थेषु गदेषु योगाः मेधस्विनां ये च मयोपदिष्टाः विरूक्षणार्थं क्वपित्तजेषु सिद्धाः प्रमेयः प्रमेहेष्वपि प्रयुज्याः। तो संतर्पणोत्थ मेधस्वी इस प्रकार के रोगों में जो योग मैंने बताए वो विरूक्षणार्थं कफ पित्तजेषु, कफ पित्तज में विरूक्षण के लिए उनका प्रयोग करें। व्यायाम योगैर्विविधैः प्रगाढैः उद्वर्तनैः स्नानजलावसेकैः सेव्यत्वगेला गुरुचंदनाद्यैः विलेपनैश्चाशु न सन्ति मेहाः। केवल बाह्य उपचार है। तो व्यायाम योग, इस प्रकार के विविध व्यायाम योग, प्रगाढ़ ही उद्वर्तन ही प्रगाढ़ इस प्रकार का उद्वर्तन, स्नान जल अवसेक, सेव्यत्वगेला गुरुचंदनाद्य ही विलेपन ही, तो इनका विलेपन न संति में, हाँ इनसे मेह नहीं होते हैं। तो व्यायाम एक अहम मुद्दा है इसमें। रेगुलर रूप से व्यायाम अगर होता रहता है तो ये प्रमेह में अच्छे लाभ मिलते हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्लेदश्च मेदश्च कफश्च वृद्धः प्रमेय हेतु प्रसमीक्ष तस्मात् वैद्येन पूर्वं कफपित्तजेषु मेहेषु कार्याणि अपतर्पणानि। क्लेद कफ और मेद ये वृद्ध है देखकर कफपित्त जो प्रमेह में शुरू में अपतर्पण करना है मेह में, इस प्रकार से। केवल वातज मेह में संतर्पण में वयुज्यम इस प्रकार का है कि दोषेषु अपकर ऊर्ध्वं तथा अधश्चन मलेपनीते मेहेषु संतर्पण में कार्य। लेकिन कफ पित्त में शुरू में लंघन इस प्रकार का करना है। या मात में हान प्रतिपूर्व मुक्ता वातोलमानाम वेदा विहिता क्रिया सा वायुर्मेहेषु अतिकर्षितानां कुप्यक्त साध्यान प्रतिनास्ति चिंता। तो वातमेह के लिए पूर्व जो चिकित्सा बताई गई है विहिता क्रिया, अतुलमानाम विहिता क्रिया सा वायुर्हि मेहेषु अतिकर्षितानां। तो वायु मेह में अतिकर्षित होने से कुप्यति, तो वो प्रकुपित हो जाता है। असाध्यन प्रति नास्ति चिंता, जो असाध्य है वातज में उनके बारे में चिंता नहीं है, वो
वैसे भी साध्य होने नहीं वाले हैं इस प्रकार से। तो वातमेह के लिए जो चिकित्सा बताई गई है वो वातोल्बण में चिकित्सा करनी है अगर वात का प्राधान्य इस प्रकार का है। और अतिकर्षित होने से मेह में वायु ही बढ़ जाता है, कुप्यति। और असाध्य अगर है तो उनके बारे में चिकित्सा चिंता नहीं है, उनके बारे में कुछ भी कर नहीं पाते हैं तो छोड़ देने का विषय इस प्रकार का है। ये हेतुभिर ये प्रमवन्ति मेहाः तेषु प्रमेहेषु न ते निषेव्याः हेतोरसेव विहिता तद्यथैव जातस्य रोगस्य भवेत् चिकित्सा। तो एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि जिन कारणों से मेह निर्माण होते हैं उनका सेवन उस प्रमेय में नहीं करना है। तर व्यक्तिगणिक या व्यक्ति के अनुसार कौन से कारण है ये देखकर उन कारणों को टालना ये चिकित्सा है। हेतु असेवा विहिता यथैव जातस्य रोगस्य भवेत् चिकित्सा। तो रोग निर्माण होने पर हेतुओं का सेवन न करना ये उसकी चिकित्सा हो जाती है। उसी प्रकार से जिनसे रोग निर्माण होने वाले हैं उनको टालना ये उस रोग की चिकित्सा इस प्रकार की हो जाती है। तो यह प्रमेय से चिरकालानुबंधित हेतु सेवा निराथार्थम उच्यते। तो ये सभी रोग में है। हर रोज चलना व्यायाम होता है क्या? हाँ, होता है। इसमें सुश्रुताचार्य ने इसके गुणकर्म लिखे हैं अद्भुत इस प्रकार से, और वो काफी अच्छे हैं। ऋषिकेश मेहत्रे ने कुछ बरस पहले एक पोस्ट डाली थी कि ये कुछ उसमें मतलब नहीं है, और ये व्यायाम ही नहीं है, चलना ये व्यायाम ही नहीं है वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये सूत्र उसने देखा ही नहीं है शायद। सुश्रुत ने जो चंक्रमण के बारे में या अध्व के बारे में लिखा है वो सूत्र ही देखा नहीं होगा। तो ये बड़ी आपत्ति है अगर आप अपने विचारों से कुछ चलते हैं जिसका कोई सबूत नहीं है, या जिसका कोई ठोस कुछ आधार नहीं है, तो ये मुश्किल मामला इस प्रकार का है। लेकिन संक्रमण या अध्वगमन ये व्यायाम है, इसमें संदेह की बात नहीं है। और अभी तो डायबिटीज के लिए यही बताया जाता है, और उसके आप काफी अच्छे रिजल्ट्स भी है, ऐसी भी बात नहीं है कि 40 मिनट प्रतिदिन ऐसा बोलते हैं। या 200 मिनट एक हफ्ते में, इस प्रकार का ये चलने का व्यायाम होना चाहिए। कुछ लोग अतिरेक भी करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। हारिद्रवर्णम रुधिरंच मूत्रम विना प्रमेह से ही पूर्व रूप ही यो मूत्र तन्न वदेत प्रमेहम रक्त से पित्त से ही सब प्रकोप। तो हरिद्र वर्ण या रक्त वर्ण इस प्रकार का मूत्र प्रमेह के पूर्व रूपों के बिना अगर होता है तो उसको प्रमेह नहीं कहे, वो रक्तपित्त ही है इस प्रकार से। तो ये सूत्र माधव निदान मधुकोश टीका में उद्धृत किया गया है। और साक्षात पूर्व रूप नहीं, लेकिन पूर्व रूप का स्मरण ये रोग के ज्ञान का हेतु है क्या, इसके बारे में बहस की गई है। और ऐसे तो कम ही दिखते हैं कि हरिद्र रुधिर और मूत्र और ये रक्तपित्त का है इस प्रकार से। अगर प्रमेह के पूर्व रूप नहीं है तो, प्रमेह के पूर्व रूप है तो इसको प्रमेह ही कहेंगे, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। रिच प्रोफाईल लोक खूप ट्रॅव्हलिंग, बाहेरचं खाणं खूप, त्यामुळे HbA1c आणि FBSI वाढते, पण ते ट्रॅव्हलिंग करणं थांबवत नाहीत, याला प्रमेह म्हणावे की काय? इसको डायबिटीज कहना उचित है, प्रमेह कहेंगे नहीं कहेंगे अलग बात है। प्रभुता मित्रता ये अगर बात है तो प्रमेह है, नहीं तो एलोपैथी का डायग्नोसिस है कि ये डायबिटीज है। या फिर जैसे हम ISD के बारे में कहते हैं कि एलोपैथी का डायग्नोसिस ISD है, हमारे पक्ष में हृदरोग ही होगा या नहीं, ये संदेहास्पद इस प्रकार का रहेगा।
शारीर आयास जनकम कर्म व्यायामम, जिस क्रिया से आयास उत्पन्न होगा वो व्यायाम ही है। शरीरायास जनकम कर्म व्यायाम समन्वितम, उस हिसाब से व्यायाम संक्रमण व्यायाम ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। और सुश्रुत के डायरेक्ट रेफरेंस है वो व्यायाम नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। मालूम नहीं उस पोस्ट का क्या हुआ, उसके ऊपर लोग लिखते रहते हैं, वो भी मानता नहीं है, वो भी लिखता रहता है, ऐसे ही इस प्रकार का सिलसिला चला आ रहा है। कोई भी उस पर कुछ भी लिखे, वो अपना मुद्दा जो है वो छोड़ता नहीं है इस प्रकार से, चाहे आप कितने भी सबूत दे दो। तो मेरा मतलब है कि दुर्लक्ष्य करना ही इसका अच्छा उत्तर है। दृष्ट्वा प्रमेहम मधुरम सपिच्छम मधुपमम सद विविधो विचार। मधुर सपिच्छ इस प्रकार का और मधुपम इस प्रकार का प्रमेह देख के दो प्रकार का विचार हो सकता है। क्षीणेश दोषेश अनिलात्मक हास्य। दोष क्षीण होने से अनिलात्मक वातात्मक होगा, संतर्पणात्मक कफ संभव से, या संतर्पण से कफ संभव इस प्रकार का है। तो कफों में भी इस प्रकार से इक्षु सम है, सॉरी मधु सम इस प्रकार की मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो ये ध्यान में रखने की इस प्रकार की बात है। सपूर्वरूपः कफपित्तमेहः क्रमेण एवात कृताश्चमेयः साध्या न थे पित्तकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु मेदो यदि नाति प्रदुष्ट यदि न प्रदुष्टम्। एचबीएवनसी की ट्रीटमेंट भी उपरोक्त ही करेंगे क्या? मैंने जैसे कहा कि डायबिटीज को डायबिटीज रखो, प्रमेह को प्रमेह रखो, दोनों मिलते हैं तो ठीक है, तो प्रमेह की चिकित्सा कर सकते हैं। अगर हमारे हिसाब में कुछ अलग ही डायग्नोसिस है तो उस डायग्नोसिस के आधार पर चलो, फिर HbA1c का कोई रोल नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं HbA1c के लिए ये, लेकिन हमारा डायग्नोसिस अगर कुछ अलग है तो हमें उसके आधार पर चिकित्सा करनी है। मैं कोलटकर सर ने किसी वैद्य से एक बात की थी, इतना मालूम नहीं, कई डायबिटीज का पेशेंट था और उन्होंने लवण भास कर दिया था और उसकी शुगर ठीक हो गई। तो फिर सर ने पूछा कि आपने लवण भास्कर क्यों दिया, तो उन्होंने कहा मेरा निदान तो अजीर्ण था, तो मैंने अजीर्ण की चिकित्सा की, डायबिटीज का क्या हुआ मुझे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन उसमें हो गया, डायबिटीज भी ठीक हो गया इस प्रकार से। तो हमारा निदान क्या है ये महत्वपूर्ण है, इस बहकावे में मत जाओ। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल, लेकिन लोग ऐसा भी करते हैं ना, कुछ 2-3 दिन उपवास करते हैं और शुगर लेवल कर लेते हैं। तो नॉर्मल दिखती है, लेकिन HbA1c ज्यादा अच्छा परीक्षण है क्योंकि उसमें 3 महीनों का रिकॉर्ड आ जाता है। तो अगर डायबिटीज के बारे में सोचना है तो HbA1c बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो पूर्व रूप इस प्रकार के कपित पित्त में है और क्रम से जो वातकृत में हो गए हैं नृत्य साध्या, वो साध्य नहीं है। तो ये भी बात, जिह्वा लोलुपता वैसे पहले भी होती थी, आज भी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि केवल शुगर नहीं खाना इतना ही लोग समझते हैं, वो सही नहीं है। आस्या सुखम सुपन सुकंद अधीनी वगैरह जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, उन सभी कारणों को भी देखना है और उनको टालना है। तो ये बात नहीं होती है। और फिर डायबिटीज वैसे ही रहता है या बढ़ता रहता है इस प्रकार से। और खास करके जिनमें चिंता विचार बहुत ज्यादा है, उनकी HbA1c एलोपैथी की दवाइयां ले ले, इंसुलिन ले तो भी कंट्रोल नहीं होती है। उनमें शायद कॉम्प्लिकेशंस हो न हो, यह अलग बात है। नेप्रोपैथी या रेटिनोपैथी ये होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होती है और काफी बरस तक जी लेते हैं। चाहे एलोपैथी की दवाइयों के साथ या दवाइयों के
सिवाय इस प्रकार से। तो ये इसके बारे में क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। वैसे एलोपैथी में भी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते। जब पता चलता है कि कुछ भी करने से इनकी शुगर कम नहीं होती है, वो वैसे ही रहने देते हैं। जैसे एक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, अभी एक संज्ञा ये है कि ये ब्लड प्रेशर कम होता ही नहीं है, अगर कम करने की कोशिश करते हैं तो तकलीफ होती है। उसी प्रकार से मैलिग्नेंट डायबिटीज, इस प्रकार की कुछ संज्ञा होनी चाहिए जो कम नहीं होने वाला इस प्रकार से। सिर्फ उसके उपद्रव न हो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। दोष समूह होने पर भी क्या बीएसएल बढ़ सकता है? अगर है तो कैसे विचार करें? इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर मत जाओ। अब काफी बीमारियां ऐसी है कि जिनमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन एलोपैथी के हिसाब में डिसीज होता है, और फिर लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जैसे HIV पॉजिटिव है, एड्स नहीं है। HbS पॉजिटिव है, लेकिन कामला वगैरह इस प्रकार के कुछ लक्षण नहीं दिख रहे हैं। HCV पॉजिटिव है। ये तो सब वायरल इन्फेक्शन है, और सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे इसके बारे में? वैसे भी शुगर लेवल ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, सिम्टम्स नहीं है इस प्रकार से। तो हास्य वयस्सी खूप असेल तर टंग क्लीन केली नाही एवढंच ते कारण सांगतात. हास्य दुर्गंधी. लेकिन मूल रूप से प्रमेह है, ऐसा समझकर उसकी चिकित्सा करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो जहाँ सिम्टम्स है वहां पे ज्यादा परेशानी नहीं है, हम सिम्टम्स के आधार पर अपना निदान करके उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। जहाँ सिम्टम्स नहीं है और केवल इन्वेस्टिगेशंस में कुछ दिख रहा है, उसमें क्या करें, ये बड़ी समस्या है। तो मैं 3 तरीके से इसका समाधान करना चाहता हूँ। एक तो दातार गुरु जी के अनुसार उदर परीक्षण करके फोश व वरांगक वगैरह इस प्रकार के अगर कुछ केस है, तो यकृत के नाथ पार्थिव है या फिर आकाशीय है, तो उसके आधार पर चिकित्सा करनी है, ये एक बात। व्यभिचारी कारण कुछ है क्या, ये देखे कि दही का सेवन है या और कुछ इस प्रकार के विरुद्धान्न है, या फिर परिषितान्न वगैरह वगैरह, काफी अलग अलग हेतु इस प्रकार के हैं। तो वो सेवन टाले, ये एक बात। और उनको विरोधी कुछ कर सकते हैं तो वो करे, वो दूसरी बात। दही खाने का इतिहास है तो ये नामुद्ग सुपम नाक्षोद्रम तन्नाकृत सुतोपलम वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात करनी है। और तीसरा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पंचकर्मा और रसायन चिकित्सा, ये धातुओं का बल बढ़ाने वाली और दोषों को कम करने वाली इस प्रकार की चिकित्सा है, वो देनी है। तो लेकिन उस पेशेंट का उम्र वगैरह इस प्रकार का होना चाहिए कि पंचकर्म कर सके इस प्रकार से। इन cirrhosis of liver, bilirubin is high, then should we treat as कामला? हो सकता है, लेकिन उसका ज्यादा निदान रक्तपित्त की तरफ जाता है, क्योंकि इसमें अल्कोहलिक सिरोसिस अगर है तो रक्त की छर्दी होती है, और इसेफेजियल वेराइसिस भी दिखाई देते हैं एंडोस्कोपी में। और ये काफी ब्लीड हो सकते हैं कि ये थकान आ जाती है या डेंजरस सिचुएशन हो जाती है इस प्रकार से। तो केवल कामला करके ट्रीट करना है ऐसा नहीं है। कामला और रक्तपित्त इन दोनों को ध्यान में रखते हुए करना है। वैसे फलत्रिकादि कषाय अच्छा है, पांडु पित्तासर कामला, पांडु, रक्तपित्त और कामला, इन तीनों में फलत्रिकादि काढ़ा अच्छा है। तो मैं काढ़ा नहीं काढ़ा ताजा लेके पीने के लिए कहता हूँ, उसमें ठंडा होने पर मध मिलाना है। तो वासा गुड़ुची वासा गुड़ुची नाम से तैयार भी मिलता है। वासा गुड़ुची त्रिफला कटवी भूनिंब निंबशा क्वाथक शौद्र युतो हंति पांडुपित्तास्त्र कामला।
तो इस प्रकार के जो अभी रोगी आ रहे हैं कि जिनमें एलोपैथी ने इन्वेस्टिगेशंस के जरिए उसको रोगी ठहराया है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, और फिर उनकी चिकित्सा करने के लिए लोग तो आते हैं। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बेंगलोर में मेरे पास एक अजीब केस थी, एचसीवी पॉजिटिव था और किडनी फेलियर हो गया था, डायलिसिस चल रहा था। उसका मशीन अलग था एचसीवी का, इस प्रकार से मेरी दवाइयाँ शुरू हो गई और एचसीवी निगेटिव हो गया। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देने से मना कर दिया। तो मैंने, क्यों रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बोले नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा तुमने खुद परीक्षण किया है और तुम्हारे हिसाब से ही एचसीवी निगेटिव हो गया है, तो तुम्हें देना चाहिए। तो बोला ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन आपके सामने तो रिपोर्ट पड़ा है, आपने खुद परीक्षण किया है और ये हो रहा है, तो ये कैसा करेंगे इस प्रकार से? तो कहने का मतलब ये है कि एचसीवी एक, परीक्षा, दो हेतु, तीन शोधन रसायन, चार संतर्पण अपतर्पण। ये संतर्पण अपतर्पण के ही भेद है सभी। शोधन जो है वो अपतर्पण है, और रसायन चिकित्सा जो है वो संतर्पण करने वाली इस प्रकार की है। दातार गुरु जी के अनुसार परीक्षा और उसके आधार पर औषधियाँ, लेकिन फलत्रिकादि अपतर्पण है, गोक्षरादि या चंद्र प्रभा ये संतर्पण इस प्रकार के है। तो ये थोड़ा देखते हैं, या वसंत कुसुमाकर संतर्पण है। और कारणों को टालना तो ये तो है ही। दही, पाणीपुरी, श्रीखंड, ऑल केक्स, आसन सुख सतत, मोबाईल, बाथरूम टॉयलेट मध्ये मोबाईल, सतत प्लॅनिंग, मल्टीटास्किंग, जास्त पैसे मिळवण्यासाठी खूप धडपड, ऑनलाईन दुसऱ्याला कामाला यांना अडकवणे, यात सतत डोकं। ये है। विचार, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। शायद इसमें केवल पैसा कमाना यही उद्दिष्ट होता है, ऐसा भी नहीं होता है। बाकी अच्छे भी उद्दिष्ट हो सकते हैं। जो भले काम करने वाले इस प्रकार के लोग हैं, किसी काम में व्यस्त हो गए हैं इस प्रकार से, उन्हें उस काम की चिंता लगी रहती है, काम बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए भी, समाज के लिए भी, फिर भी उन्हें बीमारियां लग जाती है इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में विचारों को कम कैसे करें, यही महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और अभी मोबाइल को विविध रूप से हेतु में गिनना आवश्यक इस प्रकार का है। और मोबाइल उपवास एक संकल्पना है कि एक दिन मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करने का, इस प्रकार से। तो ये शायद कुछ कुछ बातें हो सकती है, लेकिन अच्छे काम के लिए हो या फिर केवल पैसा कमाने हेतु हो, इस प्रकार से अगर होता है, ये सभी लोकमान्य तिलक से लेकर सावरकर या बाकी सभी भी जो अच्छे कामों में जुड़े इस प्रकार के हैं, उनको भी इस प्रकार की बीमारियां होती है इस प्रकार से। साधना आमटे को कैंसर हुआ था लास्ट स्टेज में। अब उनका तो पूरा जीवन इन महारोगियों के लिए व्यतीत हुआ था, काफी उन्होंने कष्ट किए थे इस प्रकार से। लेकिन फिर भी उनको कैंसर हुआ अंत में इस प्रकार से। तो ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो उससे सजग इस प्रकार का रहना यही है। प्रकाश आमटे ब्लड कैंसर, प्रकाश आमटे ब्लड कैंसर, ये मैंने सुना नहीं था। विकास आमटे को आशंका थी, वो मुझे दिखा के गए थे। प्रकाश आमटे से मेरा ज्यादा संबंध नहीं आया है इस प्रकार से, लेकिन अगर है तो मुसीबत की बात है। लेकिन इसमें सभी में ऐसा है कि इनका जीवन काफी कष्टदायक इस प्रकार का ही है।
और लोगों के लिए समर्पित इस प्रकार के व्यक्तिमत्व है सभी ये. त्यांना स्वतःला वेळ न मिळता दुसऱ्याच भलं व्हावं म्हणून प्रयत्न त्यांनी स्वतःकडे केलेलं दुर्लक्ष यही है. तो शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, ये जो बात बताई जाती है उसकी तरफ दुर्लक्ष इस प्रकार का हो जाता है. और फिर इस प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ता है इस प्रकार से. तो बड़े अच्छे व्यक्तियों को भी इस प्रकार से भुगतना पड़ता है, और जो पैसे कमाने में लगे हैं, दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, उनको भी झेलना पड़ता ही है इस प्रकार से. तो ये वातकृत से अगर प्रमेय हो जाता है, कफोपित्त जो शुरू में है और फिर वातज में हमें परिवर्तित हो जाते हैं, तो वे असाध्य इस प्रकार के बता रहे हैं. पित्तकृत व्याप्या, पित्तकृत जो है तो व्याप्य है, साध्यास्थ मेदो यदि न प्रतिष्ठम. और अगर मेद ज्यादा दुष्ट नहीं है तो ये साध्य इस प्रकार के होते हैं. जात प्रमेही मधुमेहीनो वा न साध्य उक्ता सही बीज दोषात. तो जन्म से जो प्रमेही है या मधुमेही के पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म जिसका हुआ है, मोस्टली आई फील हु डज नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड रिमेन सबमिसिव सफर फ्रॉम कैंसर. सिर्फ यही तो कारण नहीं है. अभी इन लोगों को भी ये ऑर्गेनिक वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं है. ये बड़ी समस्या इस प्रकार के. वैसे प्रकाश आमटे जंगल में रहने वाले इस प्रकार से है. तो वहां तो इस प्रकार का नैसर्गिक खाना नहीं होता होगा, लेकिन ये एक मानसिक भाव तनाव ये तो होते ही रहते हैं, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है. तो सभी कारणों का विचार करके अगर कुछ पता चलता है तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी. और एक्सप्रेस होना जरूरी है, उसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए अच्छे फ्रेंड्स चाहिए या अच्छे रिश्तेदार चाहिए कि जिनके पास हम खुलकर बातें कर सकते हैं इस प्रकार से, और फिर बताने से ही थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, ये भी बात होती है इस प्रकार से. तो जन्म से जो प्रमेही है या मधुमेही नोवा, मधुमेह वाले मरीज से उत्पन्न होता है, तो ये न साध्य होता है सही बीज दोषात, बीज दोषों के कारण ये साध्य नहीं है. सबमिसिव हे खूप मोठं कारण आहे स्किन डिसीज साठी. भयानक शिरशूल रडणं. तो ये है, इस जात प्रमेह वाले केस की चिकित्सा में क्या मातानुवासिक कल्प वाला विचार आपने बताया था उसका प्रयोग कर सकते हैं. मैं तो करता रहता हूँ. ये जो गर्भपाल रस, मातानुमासिक कषाय और फलग्रुत, ये कॉम्बिनेशन देता रहता हूँ. अब इनमें रिजल्ट्स किसको समझेंगे, ये एक अजीब बात है. इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, इंसुलिन की मात्रा कम करके भी अगर शुगर लेवल चाहे 200 250 इतनी मेंटेन होती है तो भी ठीक है इस प्रकार से. या 3 दफा इंसुलिन है उसके जगह 2 दफा इंसुलिन हो गया तो भी ठीक है इस प्रकार से. I advise my patient to write diary when I feel they are not expressed. हाँ, एक अच्छा तरीका है एक्सप्रेस होने का इस प्रकार से, लेकिन उनको भय रहता है कि उसकी डायरी अगर दूसरा कोई पढ़े तो मुसीबत होगी इस प्रकार से. और ऐसी अगर स्थिति है तो खुलकर लिखते भी नहीं है इस प्रकार से. तो उसके बारे में उनको माफ कर देना, क्षमा कर देना, या उनकी क्षमा याचना करना, ये बेहतर ऑप्शन है जो अपने आप कर सकते हैं. इस प्रकार से. इनका योगेश चांदोरकर का एक है
कि मैंने अगर गलती से किसी तरीके से दूसरे का कुछ नुकसान किया हो, दूसरे को कुछ तकलीफ दी हो, तो मुझे क्षमा कर। और दूसरे ने इस जन्म में या पिछले जन्म में मुझे मुझे कुछ तकलीफ दी है, तो मैं उसको क्षमा करता हूँ, इस प्रकार से। तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन एक्सप्रेस न होना ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। और फिर ये तकलीफ उससे होती है। संध्याकाळी पारावर बसणं, हसणं, बोलणं। लेकिन इस सभी के लिए समय निकालना जरूरी होता। तो मुसीबत ये होती है कि खुद के लिए समय नहीं निकालते। ऐसा होता है, पूर्वीपासून चालत आलेला आहे। Nowadays, constellation sessions are practiced for healing. They have संपलंय। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारी जो भावनाएं है, हमारे मन में जो विचार है, उसको अगर हम व्यक्त करते हैं, तो दो तरीके से फायदा हो सकता है। दूसरों के द्वारा कुछ उसमें सुझाव मिल सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार से। और सुझाव मिले नहीं मिले तो भी अपने आप में कुछ सुझाव आ सकते हैं। तो ये अच्छा है। तो इस प्रकार के जो भी अब ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये अभी जीन का परीक्षण काफी होता है, काफी मरीजों में होता है। और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर इस प्रकार की है तो साध्य नहीं होगा, ऐसा मान लेते हैं इस प्रकार से। जैसे सोरियासिस जैसी समस्या, ये जेनेटिक डिसऑर्डर कही जाती है इस प्रकार से। या जुवेनाइल डायबिटीज जो है वो भी इस प्रकार का जेनेटिक है। तो असाध्य होता है लेकिन याप्य हो सकता है, कि ये महत्वपूर्ण है इसमें। तो थैलेसेमिया भी मेजर माइनर दो प्रकार के मिलते हैं। माइनर में तो कुछ सिम्टम नहीं मिलते हैं, केवल ये थैलेसेमिया माइनर है, ये ध्यान में रखना है। मेजर में काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, सिम्टम्स भी होते हैं। तो उनके बारे में कैसे करेंगे, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की होती है। कुलश व्याधि 2-3 पीढ़ी में अगर चिकित्सा करते रहते, तो अगली पीढ़ी में वो व्याधि कम होता है, हो जाएगा, होता जाएगा। ये है। लेकिन उसमें है कि लगातार उसके बारे में कोशिश करनी चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन सी पेप्टाइड ऐसे करते हैं ना, इंसुलिन रिजर्व चेक करने के लिए। सी पेप्टाइड ऐसे, ओके। अगर इंसुलिन रिजर्व है भी बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये केवल एलोपैथी का डायग्नोसिस है, आयुर्वेद ऐसा मत करो। आयुर्वेद की चिकित्सा। हमारे हिसाब में पूरी हिस्ट्री ले लो। और क्या, फिर क्या करना है, ये सोचना है। तो निर्माण नहीं हो रहा तो रसायन चिकित्सा से बात हो सकती है। कितने दिन करना है, क्या करना है, कितने बरस लगेंगे, ये तो बता नहीं सकते। लेकिन कुछ भी नहीं होगा, ये भी बात नहीं होगी इस प्रकार से। मेरे पास डायबिटीज के काफी मरीज आते हैं, शुरू में तो केवल उपद्रव के लिए आते थे, खास करके सीकेडी के लिए। सी पेप्टाइड कैन बी डन टू डिफरेंशिएट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। मुझे मालूम नहीं है। किसी को मालूम है तो बता दो।
और एक बार ये करके देखते हैं सी पेप्टाइड ऐसे, जो मेरे पास अभी मरीज है जुवेनाइल डायबिटीज के उनमें, और उसमें भी किस उम्र में हमारे पास आते हैं वो भी एक अलग मुद्दा है। 5-6 बरस से लेकर आते हैं, या 14-15 साल में आते हैं, या उसके आगे आते हैं, ये सभी। LIADA का है, हाँ। लेटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डायबिटीज इन एडल्ट, सी पेप्टाइड इज रिकमेंडेड। LADA, ऑटो इम्यून डायबिटीज। ओके। DME की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ऐसा कुछ अनुभव है? ऐसा तो नहीं है। इसमें ऐसा है कि ये बढ़ते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, तो चिंता के जरिए ही बढ़ते हैं। तो उसका दवाइयों से कम संबंध इस प्रकार का रहेगा। बाम कॉफी, 9:30 गरम नाश्ता, 8 AM कॉफी, 9:30 नाश्ता, यावर फ्रूट्स, फ्रूट जूस, हर्बल टी और नींबू पानी, लंच, 4 PM स्नॅक्स, 7 PM एखादा फ्रूट, 8:30 डिनर, आणि अजून ड्राय फ्रुट्स राहिले। ये बातें सभी तो छोड़ो। अग्नि कैसा है ये देखकर क्या देना है क्या नहीं देना है, ये बातें है। तो ये काफी उलझन वाले चीजें हैं, और केवल इसमें क्या करना है उसमें क्या करना है इससे बात नहीं बनेगी। तो हमें पूरी हिस्ट्री के अनुसार कुछ करना पड़ेगा। तभी बात हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। अध्ययन है, हाँ। प्रमेहिणां या पिडकाः मयोक्ताः परोगाधिकारे पृथगेव सप्त ताशल्यविद्भिः कुशलैश्चिकित्स्याः शस्त्रेण संशोधनरोपणैश्च। असं रुटीन आहे सर आता लोकांचं, आणि त्यांना ते नॉर्मल वाटतं। ये क्या है कि डाइटिशियंस अलग है एलोपैथी से। उनको ज्ञान कहाँ से आता है तो पता नहीं है, लेकिन वो अपने ज्ञान पर चलते रहते हैं, और प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट का मालवा है, अग्नि का कुछ विचार नहीं है। केवल कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कौन सी है और प्रोटीन वगैरह कितना देना है, यही सोचते हैं इस प्रकार से। तो अग्नि के बारे में ही ज्यादा बहस करनी पड़ेगी, और फिर जो पचा सकते हैं अच्छे तरीके से वही खाना खाना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो प्रमेह पीड़का जो है रोगाधिकार में सब तो बताई गई। तो शल्य जानने वाले कुशल शल्य चिकित्सकों के द्वारा उनकी चिकित्सा करनी है। शस्त्रेण संशोधन रोपण, शस्त्र संशोधन और रोपण, इनसे ये चिकित्सा करनी है। तत्र श्लोकाः हेतुर्दोषो दुष्टं मेहानां साध्यतानुरूपश्च मेहि द्विविधस्त्रिविधं भिषग्जितम् अतिक्षपण दोषः आद्यायवान् विकृतिर्बन्धा मेहहरा म्याहापाहाः कषायाश्च तैलघृतलेह योगा भक्षा प्रसरासवा प्रवरासवा सिद्धाः या व्यायाम विधिर्विविधा स्नानानि उद्वर्तनानि गंधाश्च, ऐसा ही है। गंधांश्च ये द्वितीय हो जाएगी। ये प्रथमा ही है। मेहानां प्रशमार्थम चिकित्स्यते दिष्टम एतावत्। तो मेह के प्रशमन के लिए ये सब बताया गया।
इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सित स्थाने प्रमेय चिकित्सित नाम षष्ठोध्याय। तो छठा अध्याय पूरा हो गया। सप्तमोध्याय अथातः कुष्ठ चिकित्सित व्याख्यास्यामः इति अस्माकं भगवान् आत्रेयः। विग्रह विग्रह बहस विग्रह संभाषण चर्चा संधाय संभाषण ये तो होता है। माझ्याकडे 15 वर्ष ओल्ड मेल पेशंट आला काल स्काल्प सोरियासिस साठी। कोविड मध्ये घरात बसून त्याचा वेट गेन झाला. त्यानंतर पेडिट्रिशियनने सांगितलं तेव्हा ब्लड टेस्ट मध्ये फास्टिंग सिरम इन्शुलिन लेवल रेस्ड होते. ह्याचा विचार संतर्पणजन्य मेदोदृष्टी असा करून चिकित्सा सुरू केली. हा रुग्ण पुढे प्रमेहमध्ये परिवर्तित होऊ शकतो जर हेतू सेवन चालू राहिले तर सही है. तो इन सभी के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा और आयुर्वेद की दृष्टि से देखने का सभी मरीजों में प्रयास करो. एलोपैथी का डायग्नोसिस कुछ भी हो, हमारे हिसाब में क्या डायग्नोसिस हो सकता है ये सोचो और फिर हमारे विचारों पर चलो. ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है. तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं. कल आगे बढ़ेंगे. पर्सन एक 5 साल का बालक था. उधर शूल था. बहुत ही रो रहा था. पेडिट्रिशियन ने दवा दे और पेट साफ होने के लिए 2 दिन के लिए चाइल्ड को कहा. केले खाने खाते ही केले खाने के लिए कहा. छर्दन हो गया और स्थिति और बिगड़ गई. अग्नि का कोई विचार है ही नहीं. सही है. तर श्लोकाचा अर्थ सांगा ना. ये तो केवल हमें हेतुर्दोष दूष्य मेहानाम साध्यता अनुरूपता. अनुरूप में ही 2 प्रकार का त्रिविधम भिषग्जितम. अतिक्षेपण का दोष क्या है? आद्यायवान कृति मंथ मेहापह कषाय तैल घृतलेह योग प्रवरासव सिद्ध व्यायाम विधि विविध स्नान उद्वर्तन गंध. ये सब मेह प्रश्न में बताए गए. तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. इतना ही उसमें अर्थ है. तो उनको लेकर आगे बढ़ना है. आयुर्वेदप्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः. शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते. व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.